वेलकम एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि डायमेंशनल एनालिसिस की थ्योरी डिस्कस की थी, प्लस वी आल्सो डिस्कस्ड कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और डायमेंशनल एनालिसिस के 4 एप्लीकेशंस भी देखे थे, प्लस हमने 5 क्वेश्चंस भी देखे थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो नीट और जेडब्ल्यू में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का होता है। तो इफ फोर्स इज एफ, वेलोसिटी आपका वी है, टाइम टी है, एंड इनको आप सेट कर रहे हो एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, ध्यान रहे इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज बना रहे हैं। देन द डायमेंशंस ऑफ मास, अब मास को आपको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ एफ, इन टर्म्स ऑफ वी एंड इन टर्म्स ऑफ टी। तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आपको पहले ही पता है दैट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की जगह आप क्या लिख सकते हो? एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो v बाई टी। फाइन, v बाई टी आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन को। इसी तरीके से आप फिर मास को आप ले लोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, जैसा मैंने बताया ऑलरेडी। अभी इसी तरीके से आप इंटरचेंज करोगे, v बाई टी को आप इस साइड शिफ्ट कर दो, ठीक, टू गेट इट लाइक दिस। तो आपका जो डायरेक्ट आपका ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है, दैट इज एफ वी माइनस वन टी। ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, दिया था ये ऑलरेडी। फाइन, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डायमेंशंस ऑफ 1 by 2 times epsilon, okay, this stands for epsilon, right? And e square, e is the electric field. तो आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि हाफ ऑफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर जो है, दिस रिप्रेजेंट्स एनर्जी, दिस रिप्रेजेंट्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको ये पता है, आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। एनर्जी का आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, दैट इज m1 L2 t minus 2, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपका हो जाएगा L3, आप उसको ऊपर शिफ्ट करो, दैट इज m1 L-1 t minus 2, आपका आंसर आ जाएगा। फाइन, सिंपल है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ज़बानी इंसान कर सकता है, बस आपको पता होना चाहिए। देयरफॉर ऑप्शन सी आपका होना चाहिए। दिस, अगर आपको ये दिस यू शुड नो दैट इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम ईवीटी को उनको रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर केप्ट एज फंडामेंटल, फिर से वैसी टाइप का क्वेश्चन कि फंडामेंटल क्वांटिटीज इनको आप सेट कर रहे हो। then the dimensional formula for surface tension, surface tension आपको पता होना चाहिए। surface tension जो होता है, surface tension is force, this is basically force per unit length, force per unit length। force की जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? you can replace it by energy divided by displacement। energy is basically the ability to do work, energy and work do have same इनका dimensions भी same है, इनका unit भी same है, joules। तो आप उसको F को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो E डिवाइडेड बाई D, जैसा यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, E डिवाइडेड बाई D। फाइन, और इसी तरीके से D को आप फिर से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो बाई V इंटू टी, आप फिर से डिस्प्लेसमेंट को V इंटू टी कर रहे हो। V इंटू टी हमने किसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया है? फॉर L, लेंथ के लिए किया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट भी उतनी ही लेंथ पे तो डिस्प्लेसमेंट होगी ना, सो V इंटू टी, आप D को फिर से रिप्लेस कर रहे हो बाई V इंटू टी। सो नीचे वाला पार्ट जो है, तो नीचे वाला पार्ट बिकम्स V इंटू टी स्क्वायर। अब आ गया ये, फाइनली आपका आ गया E डिवाइडेड बाई V इंटू टी स्क्वायर। इनको ऊपर आप शिफ्ट कर लीजिए, तो आपका क्या आना चाहिए? E V माइनस टू टी माइनस टू। फाइनली, सो विच ऑप्शन इट इज द बी ऑप्शन। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइन, ये देखिए, ये यहाँ पे इसको दूसरा तरीका भी है करने का, बट इस तरीके से आपका ये जल्दी सॉल्व होता है। एंड आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड्स में ही सॉल्व हो जाने चाहिए, इससे 30 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इन क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को, तभी जाके आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर पाओगे और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी और आपको टाइम भी मिलेगा हर क्वेश्चन सॉल्व करने का। फाइन, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, आपका क्रिटिकल वेलोसिटी v ऑफ x दिया हुआ है, ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज, अब आपको उनको रिस्पेक्टिव इस तरीके में आपको रिप्रेजेंट किया गया है, ईटा x रो y r z। अब यहाँ पे ईटा आपका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ
विस्कोसिटी, डेंसिटी रो आपका डेंसिटी है, फाइन, और आपका जो रेडियस ऑफ ट्यूब है दैट इज आर। तो अब आपको पूछ रहा है कि एक्स वाई जी के वैल्यूज क्या है। अगर आप रिकॉल करोगे कि हमने थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस की थी, वहां पे हम क्या करते थे, टू डिराइव फिजिकल रिलेशंस बिटवीन क्वांटिटीज, है ना, तो वो किस तरीके से इस पर डिपेंड करते थे, वो हमें पता होना चाहिए कि इसने पहले ही बताया हमें कि ये डिपेंड करता है ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ ट्यूब पे, फाइन। तो आप इसको कैसे प्रोसीड करोगे, पहला जो होगा आप इसको इक्वेट करोगे लाइक दिस, ये आपका इक्वेशन वहीं से दिया हुआ, ये तो वहीं से दिया हुआ है, बट अब आपको सिर्फ इक्वेट करने की जरूरत थी। v को आपको पता है m L1t-1 होता है, ठीक है, ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्को, देखो कुछ चीजें हैं आपको जिनका आपका याद होना चाहिए, जैसे परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, मैंने पिछले वीडियो में पहले ही बताया था कि आपको वो याद रहना चाहिए, क्योंकि इससे काम आसान होता है और आपका टाइम भी बच जाता है। इसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आप याद रख सकते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट बार बार आता रहता है, उसका याद रखोगे, और उसके अलावा आपका आ जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से भी रिलेटेड आ जाता है। तो जितने इनके आप डायमेंशंस याद रखोगे तो आपको उतना ही इजी होता जाएगा। डेंसिटी का आपको तो पता ही है, दैट इज m1l-3, वो आपको पता है, वो इजी है याद रखना, ठीक है। रेडियस ऑफ आर ट्यूब, रेडियस तो आपको पता है वो आर के हिसाब से ही होगा, ठीक है, फाइन। आप इनको पुट करोगे, आप इनको x, y और z से मल्टीप्लाई करोगे, फाइन, यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद देम टू ऑब्टेन द इक्वेशंस। अब आपको तीन वेरिएबल्स हैं तो आपके पास तीन इक्वेशंस आएंगी, फाइन। आपकी पहली इक्वेशन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, और ये तीन इक्वेशंस आपकी आ जाएंगी। ये तीन इक्वेशंस के बाद बहुत इजी है, आप डिफरेंट मेथड्स यूज करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड या जो भी है, आप तीन इक्वेशन से आप अपना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, दैट वाज, आपको पूछा गया था सिर्फ एक्स वाई जी के वैल्यूज निकालना, तो यहाँ पे आप एक्स वाई जी के वैल्यूज निकाल चुके हो, सो योर वर्क इज डन। तो आपका आंसर है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -1, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If E is supposed to be the charge, V is the potential difference, T is the temperature, then the units of EV by T are the same as that of। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको देख के ही आना चाहिए करना। सो EV जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता होना चाहिए, पहली बार अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने अच्छे से पढ़ा हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी, तो इसके जो डायमेंशंस होते हैं वो बिल्कुल एनर्जी के बराबर होते हैं, सो जूल। अब आप इसको डिवाइड कर रहे हो, इस वाले पार्ट को आप डिवाइड कर रहे हो टी से, आपको ये ख्याल रखना है टी यहाँ पे टाइम नहीं है, बहुत इजीली मिस्टेक हो जाती है इधर पे, टी टाइम नहीं है, टी इज सपोज्ड टू बी द टेम्परेचर, तो आपका जो यूनिट आ जाएगा वो जूल पर केल्विन आएगा। अब आप डायमेंशंस देखो या यूनिट देखो, वो तो एक ही बात है। सो आपका जो यहाँ पे आपका जो डायमेंशन आएगा या आपका जो यूनिट यहाँ पे आ रहा है दैट इज जूल पर केल्विन, फाइन, जूल पर केल्विन। तो वो सिर्फ एक ही से रिलेटेड है, इस वाले कांस्टेंट में सिर्फ एक ही से रिलेटेड है, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, फाइन। तो जूल पर केल्विन सिर्फ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ही यूनिट है इसमें से, प्लैंक्स कांस्टेंट में नहीं आता, केल्विन इसमें भी नहीं है, स्टीफन्स में भी नहीं आता, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में भी नहीं आता, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में भी नहीं आता है। सो फाइनली आपका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी द ऑप्शन सी, फाइन। देखो अगर आपको पता होगा, इजीली आपको सारा रिजॉल्व हो जाएगा और आपका काफी टाइम बचेगा जो आप किसी और क्वेश्चन में जाके यूटिलाइज कर सकते हो वो वाला टाइम, फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If the capacitance of a nano capacitor, अब कैपेसिटेंस, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कैपेसिटेंस का भी एक लिस्ट बना के रखो आप, तो उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं भी यहाँ मैं एक पीडीएफ बनाऊंगा, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, मैं उसकी लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक, तो आप वो देख लेना उससे। तो कैपेसिटेंस का आप देखोगे, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यू, आपको यू के टर्म्स में आप इसको मेजर कर रहे हो, एंड मेड बाय कंबाइनिंग द इलेक्ट्रॉन चार्ज ई, देखो चार इसने दिए, ई, बोहर रेडियस ए एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h with the speed of light as c। तो आपको इसके चार के साथ डिफाइन करना है, इसके किस तरीके से इन चारों क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का भी आपको पता होगा, बोहर रेडियस आप L में देखोगे, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट L1t-1, तो सब पता ही है, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चार्ज का भी आप उस लिस्ट में जोड़ दो, ठीक है, आप प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो आप इसको पहले इक्वेट करोगे, जो पहला स्टेप होता है, ठीक है, दिस इज द स्टेप नंबर 1, तो वो आपका ये हो जाएगा स्टेप नंबर 1, e रेज पर w a रेज पर x h रेज पर y c रेज पर z, फाइन। हाँ, जो
बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसा मैंने देखा है कुछ को, तो आपको इक्वल टू साइन और प्रोपोर्शनलिटी में काफी कंफ्यूजन होता है। तो इक्वल टू साइन कब आएगा, जब यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो आपको इक्वल टू साइन यूज करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो आप प्रोपोर्शनलिटी साइन यूज करोगे, है ना। अब दूसरी बात ये है, कभी कभी आंसर्स में आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी दिया होगा। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे ऐसा कुछ होगा, ई स्क्वायर एच, आप प्रोपोर्शन, यहाँ पे कंफ्यूज होना ही नहीं। अगर आपको बेसिक सी चीज पता है कि ये कांस्टेंट के टाइम ये लगाना है, कांस्टेंट अगर है तो इक्वल टू साइन लेना है, कांस्टेंट नहीं लेना है, एप्सिलॉन ये प्रोपोर्शनलिटी साइन देना है, सॉरी, तो आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा इसमें करना क्या है। सो आप इसको देख लेना अच्छे से, ये आप ख्याल रख लेना इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का जो पार्ट है, यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला जो है आपका यू इस तरीके से आ जाएगा। यू आपका कैपेसिटेंस है, ठीक है। कैपेसिटेंस का आपका डायमेंशन जो है वो ये आ जाएगा। बेटर टू लर्न इट, ठीक है, बेटर टू लर्न इट, आपका टाइम बच जाएगा। जितना आप काम वहाँ पे टाइम यूटिलाइज करोगे उतना बेटर होगा इस चीज़ के लिए। तो आपके डायमेंशंस, फॉलोइंग डायमेंशंस आपके ये आ जाते हैं। मल्टीप्लाई विद देम डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी को आप रिस्पेक्टिवली इनको मल्टीप्लाई करोगे, फाइन। तो आपके जो फाइनल अभी 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 इक्वेशंस आ जाएंगे, ठीक है, 4 इक्वेशंस हैं। और फाइनली सॉल्व करके आपके ये वैल्यूज आ जाएंगे, w इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1। फाइनली यू विल पुट देम बैक इन दिस इक्वेशन इन द फर्स्ट पार्ट, है ना। इस वाली इक्वेशन को पहले मैं वापस पुट कर लूंगी टू गेट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन दे हैव, ठीक। सो e स्क्वायर c डिवाइडेड बाय h into a, which is your option number c, तो आपका c ऑप्शन, फाइन। एंड बी केयरफुल विद दिस, इस पार्ट के साथ काफी केयरफुल रहने की जरूरत है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of cg and e square by 4 pi epsilon। अभी इनको आपको इस तरीके से आपस में मल्टीप्लाई कराना है कि आपके जो डायमेंशन है वो l आ जाए, लेंथ आ जाए, l1 आ जाए, ठीक है। तो आप इसको l1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, m0 t0, ठीक है। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है, फाइन। तो आपका जो पहला स्टेप होगा, नेचुरल आपका पहला स्टेप यही है। फाइनली इन टाइप के क्वेश्चंस में तो हमेशा पहला स्टेप यही होता है। मैंने बताया कि अगर आपको यहाँ पे सिर्फ डायमेंशंस याद रहेंगे ना, फिर ये बच्चों का खेल है, बस डायमेंशंस याद रहने चाहिए। अब अभी देख लो, ये परमेबिलिटी का मैंने बताया था आपको, परमिटिविटी का सॉरी बताया था कि आपको इसका डायमेंशन याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज है यहाँ पे, फाइन। तो आपके जो डायमेंशन आ जाते हैं दे कम एज फॉलोज। के का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, इट्स अ कांस्टेंट, तो आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है, फाइन। मल्टीप्लाइंग इट अगेन, सिर्फ उसी टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई इट अगेन, 3 वेरिएबल्स हैं आपके पास, 3 इक्वेशंस इंड्यूस हो जाएंगी इससे। आपको जैसे आपका l साइड से पावर इसका 1 है, m का इस साइड से 0 है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे ये पुट भी करोगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। t रेज पर 0 है लेफ्ट साइड से और m रेज पर 0 है लेफ्ट साइड से, राइट। तो मूविंग ऑन, आप देखोगे इक्वेशन को जब आप प्रोसीड करोगे, इसके लिए आपके पास 3 इक्वेशंस एक्सट्रैक्ट होती हैं जो which are as follows, right? इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके यू गेट x is equal to -2, y is equal to z is equal to 0.5। अब 0.5 actually stands for 1/2, तो ये तो एक ही बात है, 1/2 और 0.5 होना एक ही बात है। So finally you get that L is equal to c raised by -2 into ge square divided by 4 pi epsilon whole raised by 0.5, ठीक है। या 1/c स्क्वायर, या आप जैसे भी ऑप्शन होगा आपको उस तरीके से देखना है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वहां पे, और ये आपको कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, कम से कम टाइम में। तो जब भी आपको अगर आपको ये चीजें याद ही होंगी सीधे, तो इट बिकम्स वेरी इजी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आप जोड़ोगे बाकी कांस्टेंट के साथ, बोल्ट्जमैन प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ, उसका भी एक लिस्ट बना के रखोगे, फाइन। स्पीड ऑफ लाइट का तो पता ही है आप सब, परमिएबिलिटी परमिटिविटी दोनों का मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप वो चीजें देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स v may depend on the wavelength, ये लैम्डा है इधर पर, तो इसको लैम्डा बना दीजिएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर p and g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द मेथड ऑफ डायमेंशंस गिव्स द रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज एज। पहला स्टेप फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, आपको वैसे ही पहला स्टेप प्रोसीड करना है, इस तरीके से आपका पहला स्टेप आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा x
p u रेज पर y g रेज पर z। अब आपका लैम्डा जो वेव लेंथ है उसका आपका l होगा, ठीक है। p आपको डेंसिटी तो पता ही है, m1 1000 बार किया, l रेज पर -3, ठीक है। g आपको पता है L1t-2, L1t-2, ठीक है। तो फॉलोइंग आपके ये आ जाएंगे। तो ये आपको इसी तरीके से प्रोसीड करना है। फिर कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये भी वेलोसिटी है ऑफ द वाटर वेव्स, तो इसका भी क्या हो जाएगा, दैट इज L1t-1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इन दो को आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करोगे टू गेट द इक्वेशन, ठीक है। ये आप खुद करोगे, आपके लिए असाइनमेंट है, तो ये इजी है, आपका आंसर ये आना चाहिए। आप इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फर्दर आप इसको इस तरीके में लिख सकते हो क्योंकि ये 1/2 है। हाँ, अब ये एक और क्वेश्चन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे p रेज पर 0 आ गया, मींस यहाँ पे जो वाटर वेव्स की वेलोसिटी है वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको 3 क्वांटिटीज दी हुई हैं जिनके ये डिपेंड करते हैं, इनमें कहेगा कि आपको इन 3 में से किस क्वांटिटी पे ये डिपेंड नहीं किया, किस प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो जिस भी क्वांटिटी का रेज पावर 0 होगा मींस उस वाले एंटिटी पे ये डिपेंड करता ही नहीं है। जैसे इस वाले केस में हमने देखा कि डेंसिटी ऑफ वाटर पे ये डिपेंड नहीं करता है, तो इसका उस हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर। फाइन, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए, इन चीज़ों पे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In the formula x is equal to 3yz square, x and z have the dimensions of capacitance and magnetic induction. बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक इंडक्शन आप प्लीज जोड़ देना उस वाली लिस्ट में, इसका भी आपको याद करने की जरूरत है, बहुत जरूरी है मैग्नेटिक इंडक्शन का भी। इलेक्ट्रिक फील्ड का आप देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का देखोगे, इंडक्शन का देखोगे, एल सी आर तीनों का याद रखना होता है। रेजिस्टेंस का तो आपको पता ही होगा, एल सी आर कैपेसिटेंस, और एल पिछले में भी डिस्कस किया था एल बाई सी, और जिनके टाइम के डिमेंशन होते हैं, वो वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख लोगे, इंडक्टेंस देख लोगे, कैपेसिटेंस सी है ये, कैपेसिटेंस देख लोगे, रेजिस्टर का देख लोगे, तो इन वालों का आप डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो दैट इज मच बेटर, आपका काफी टाइम बच जाएगा। फाइन, तो इस क्वेश्चन को भी फिर से वैसे ही प्रोसीड करना है। आपके डायमेंशंस ये हैं, डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस x, जो डायमेंशन जो कैपेसिटेंस है, z आपका मैग्नेटिक इंडक्शन है उसका आपका ये आ जाता है, ठीक है। q यहाँ पे a के बराबर है, ठीक है, जो आप एम्पियर्स में ले रहे थे, आप उसकी जगह हमने q इधर पे रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। आप ये खुद भी रिप्लेस कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं, q इज डायरेक्टली हमने a में जैसे रिप्रेजेंट किया था। फाइन, आगे देख लेते हैं इसका क्या होगा, ठीक है। अब आपने ये वाली दो चीजें तो आपने एक्सट्रैक्ट कर ली, अब आपको ये इस फाइनल इक्वेशन में पुट करनी है। फाइनल इक्वेशन में पुट कर ली, आपको y के डायमेंशंस मिल जाएंगे जो m3l-2 p4 q raised पर 4 आ जाता है। So therefore your option B is correct. Fine. Next question देख लेते हैं। So if c is the velocity of light, g is the acceleration due to gravity, and p the atmospheric pressure are the fundamental quantities in the MKS system, then the dimensions of length will be same as that of। तो इन तीन को c, g और p को किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, इन तीन क्वांटिटीज को रिलेट करोगे आपस में, ताकि इनके जो डायमेंशंस है वो लेंथ के बराबर आ जाए, सो दे बिकम इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस पार्ट। तो क्या होगा, आप फिर से देखोगे इसका, फिर वही वाला स्टेप है, फिर से वही थर्ड एप्लीकेशन जो किया था, फिर से उसी टाइप से आपको प्रोसीड करना है। सी जी पी आपको तीनों का पता होगा, सी का भी पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है, तो आप तो डायमेंशन आना चाहिए निकालना। फाइन, आप इसको ऐसे प्रोसीड कर सकते हो। तो ये आपके डायमेंशंस आ जाते हैं, ठीक है। इनको रेस्पेक्टिवली z, y, x से आप मल्टीप्लाई करोगे टू गेट m0l t0। फाइन, इक्वेट करने के बाद यू हैव थ्री वेरिएबल्स, यू गेट थ्री इक्वेशंस। z इज, अब पहली z 0 निकला, इसका क्या मतलब है, z 0 निकला, इसका मतलब ये p पे डिपेंड करता ही नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो p पे, यहाँ p क्या है, यहाँ पे द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। x प्लस y इज इक्वल टू 1 और माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करके आप निकालोगे x और y के वैल्यूज। फाइनली यू विल गेट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, और that is L is equal to c square by g, which means your option D should be correct. Fine.
सो विद दिस वी कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अब आपको कोई भी क्वायरीज है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे, या हमारा ईमेल आईडी है, आप इस पे हमें क्वायरीज भेज सकते हैं। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जितना आप लोग घर पे ही रहेंगे उतना बेटर है इस टाइम पे कोरोना से रिलेटेड। तो घर पे ही रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें, अनलेस इट इज़ नेसेसरी, तब तक बाहर ना जाएं। सो चलिए।